जी, अमरीश भाई, एंजेला जी और तमाम साथीगण जो आज इस वेबिनार में मौजूद हैं, आप सभी का बहुत अभिवादन करता हूँ। इसके पहले कि हम इस मुद्दे पर बात शुरू करें, मैं आप सभी से एक दरखास्त करना चाहता हूँ। कल एनसीपीसीआर ने एक एक टोल फ्री टेली काउंसलिंग फैसिलिटी स्टार्ट की है उन बच्चों के लिए जो कोविड 19 अफेक्टेड हैं, या तो वो कोविड 19 पॉजिटिव हैं या उनके माता पिता पॉजिटिव हैं। इस कारण उनको अपने पेरेंट्स से दूर रहना पड़ रहा है, आइसोलेशन में, क्वारंटाइन सेंटर्स में रहना पड़ रहा है, या उन्होंने अपने किसी नजदीकी को खो दिया है कोविड के चलते, जिस कारण उनको काउंसलिंग की जरूरत है। तो सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस, ऐसे संवेदना करके एक टेली काउंसलिंग प्लेटफॉर्म हमने शुरू किया है कल, और इसका टोल फ्री नंबर प्लीज आप लोग नोट कर लेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, ये है 1800 1800 1800 मैं यहाँ चैट में लिख भी दे रहा हूँ, जिससे कि ये जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आप पहुंचा पाएंगे वो बच्चों को फायदा देने का काम करेगा। हमको कुछ वॉलंटियर्स मिले हैं जो ये काम कर रहे हैं, और अगर आपके पास कुछ ऐसे लोग हों जो अपना वॉलंटरी सर्विस देना चाहते हो तो प्लीज उनसे भी कहिएगा कि अप्रोच करें। जो आज का विषय है और मुद्दा है, सबसे पहले तो अमरीश भाई आप बधाई इस बात की स्वीकार करिए कि फैक्ट शीट में फैक्चुअल डेटा पे हम लोगों ने बात की है। पूरे कोविड 19, ये आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। पूरे कोविड 19 के इस दौर में मेरा साबका कई बार ऐसी कई वाक्यों से पड़ा पिछले 4, साढ़े 4, 5 महीने में, जहां पे डेटा को एक्सैजरेशन करके या डेटा गलत तरीके से बता के पैनिक क्रिएट करने का कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा हुआ, और उसके बाद तकलीफ इस बात की हुई कि हमारे प्रयास गलत दिशा में चले जाए। डेटा हम गलत तरीके से मैनिपुलेट करके बोलते हैं तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अमरीश भाई, आप हमेशा की तरह आपकी जो फैक्ट शीट है वो एक्चुअल डेटा को लेकर बात करती है, और जब एक्चुअल डेटा को लेकर बात करते हैं तो हम एक्चुअली सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। और ये जो सारी की सारी बात है वो अगर एक्चुअल बातों से शुरू होती है तो फिर दूर तक भी जाएगी, उसके परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। सबसे पहली बात जो आप लोगों की इस रिपोर्ट में आई है वो पूरे पैंडेमिक के दौरान टीचर्स के रोल को लेकर बड़ा ही चिंता की बात रही है। मैं आप सभी लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पूरे कोविड 19 के दौर में हमने ये देखा कि टीचर्स ने अपने बच्चों को उनका पोषण सुनिश्चित करने के लिए, उनका 2 वक्त का उनका राशन जो है, उनके मिड डे मील का राशन उन तक पहुंचे, ये तय करने के लिए अपने प्राणों को संकट में डालकर घर घर राशन पहुंचाने का काम किया। हमारे टीचर्स ने कई जगहों पर अपने प्राणों को संकट में डाला, और कुछ जगहों पर उनके प्राणों की आहुति भी उन्होंने दी और इन्फेक्टेड हुए और उसके बाद काल कवलित हुए। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हम सबको ऐसे टीचर्स के प्रति श्रद्धांजलि भी अपनी व्यक्त करनी चाहिए आज इस फोरम में, जिन्होंने बच्चों के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, सारे समाज को याद। ये केवल मैं मानता हूँ पूरी ताकत से कि भारत जैसे देश में ही हो सकता है जहां हमको पूरे देश से अनेकों तस्वीरें ऐसी मिली। खैर, दूसरी बात जो है वो इसी से जुड़ी हुई ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन कभी भी टीचर का विकल्प नहीं हो सकती, ये साथ मिलके चलेगी।
और साथ मिलके इसका सबसे अच्छे परिणाम जो लिए जा सकते हैं, हमको उस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। जो बात आपने भी कही है और ये बिल्कुल ठीक है कि डिजिटल डिवाइड को खत्म करना है हमको। हमको ऑनलाइन एजुकेशन मोड में जो बच्चों की वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है उसको रोकना है। हाल ही में हम लोगों की एक रिपोर्ट स्कूल सेफ्टी को लेकर के प्रकाशित हुई है, हालांकि वो 2018 तक के 19 तक के डेटा पे है, लेकिन उसमें ये देखा गया कि साइबर सेफ्टी को लेके बहुत ही नेग्लिजेंट हैं हमारे स्कूल्स भी और पेरेंट्स भी। तो साइबर बुलिंग को लेके पॉलिसीज नहीं है, साइबर बुलिंग के बारे में जानते नहीं है, स्कूल्स में बच्चों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्सेस है, ये चीजें डराने वाली है। देश का देश का क्या दुनिया का एक भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप किसी की भी बात करें, मैं नाम लेके बड़ी स्पष्ट बाध्यता से कहूंगा, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो, बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं। और जब ऐसे प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है तो ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचने का जरिया ना बन जाए, ये भी हमको देखना रोकना है। और यहाँ भी आप सभी के बहुत ही सक्रिय इंटरवेंशन की आवश्यकता है। आयोग ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन आप लोगों के माध्यम से किया। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम करते हुए जून 2019 से मार्च 2020 के बीच में, मैं आपको ये मार्च के पहले हफ्ते तक का डेटा बता रहा हूँ, कमीशन ने लगभग 38,000 नए ग्रीवियांस बच्चों से इकट्ठे किए, एनजीओ के माध्यम से किए, डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी बेंचेस को एक्सटेंड करके किए। जहां हम लोग पिछले साल तक 5,000-5,500 ग्रीवियांसेस का रिट्रेसल कर पाते थे, हम इस साल 38,000 तक पहुंचे हैं और हमारी ये कोशिश है कि हम इसको और आगे तक ले जाएं। हालांकि कोविड पैंडेमिक ने हमारी रफ्तार को रोका है, लेकिन रफ्तार को रोका जा सकता है लेकिन कदमों को नहीं बांधा जा सकता। आप लोगों का साथ हमको इस तरह ही मिलता रहे और ज्यादा से ज्यादा शिकायतें अगर आप लोग कमीशन तक पहुंचाएंगे तो वो बड़ी मदद बच्चों की होगी, कमीशन की होगी और हम एक अच्छा सुरक्षित एजुकेशन का माहौल बच्चों को दे पाएंगे। मैं यहाँ पे एक वाक्य भी आपको बताना चाहूंगा। हम सभी जगह से डिजिटल डिवाइड की बात कर रहे हैं, लेकिन कमीशन के पास शिकायत है उस कमी को लेकर बहुत ही कम आई है। एक शिकायत का मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगा। रत्नागिरी महाराष्ट्र में जब निसर्ग तूफान आकर गया, उसके बाद दापोली तहसील के पास एक गांव था और वहां पे इंटरनेट की सुविधा बाधित हो गई। जो प्राइवेट कंपनीज वहां पे लाइसेंस होल्डर्स थी, उनके टॉवर्स टूट गए। उन्होंने पहले टॉवर सुधारे वहां जहां कमर्शियली उनको ज्यादा फायदा था और ये गांव का इलाका छूट गया। गांव के बच्चों की स्थिति ये हुई कि वो 25, 30, 40 किलोमीटर दूर तहसील प्लेस में बैठ के अपनी ऑनलाइन एजुकेशन को ले रहे थे। ये गांव जो था वो इसलिए एजुकेशन को लेके बहुत अवेयर था क्योंकि ब्रिटिश टाइम में भी एक परांजपे जी हुए जो वहां के उस गांव को बिलोंग करते थे, जिन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में भी देश में काम संभाला। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग था कि वहां के बच्चे खूब अवेयर थे। बच्चों ने हमको कंप्लेंट की, हमने टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो ट्राई है उसको नोटिस किया, हमने वहां के डीएम को नोटिस किया और हमने ये कहा कि अगर किसी कंपनी ने लाइसेंस लिया है इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए तो ये उसके बिजनेस करने के लिए नहीं, ये उसके बिजनेस करने के लिए नहीं है, ये सेवाएं देने के लिए है और ये सेवाएं आपको देनी होंगी वहां पे जहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है और बच्चे अगर अफेक्टेड हो रहे हैं तो कमीशन इंटरवेंशन करेगा। हमने नोटिस इशू किए, हमने कलेक्टर को नोटिस किया, कलेक्टर ने मीटिंग की इन कंपनीज के साथ और ये तय हुआ कि 15 दिन के अंदर वहां पे इंटरनेट सेवा पुनः स्थापित हो पाई। ये एक चैट बॉक्स में सवाल आया है डॉक्टर अपराजिता जी का, आप ये बिल्कुल मत मानिए कि शिकायतें बढ़ गई हैं।
कमीशन ने अपनी कार्य क्षमता बढ़ाई है। हमने अपनी 55 बेंचेस एक्सटेंड की हैं डिस्ट्रिक्ट्स तक, जाके बच्चों से बात की है, और जिन शिकायतों को कभी कोई सुनता नहीं था, हमने उन शिकायतों पर काम किया है। हमने स्कूल के पानी के नल से लेकर के गांव की स्कूल तक पहुंचने वाली सड़क और उनकी आंगनवाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसेबल्ड बच्चों के सर्टिफिकेट, उन सभी का रिड्रेसल किया वहां तक पहुंच के। तो जिन शिकायतों को कभी कोई ध्यान नहीं देता था, हमने उन पर ध्यान दिया। ये हमारा एक्चुअल काम है। दूसरी बात जो आज यहाँ पे ये जो रेणुका जी का एक सवाल है, मैं हालांकि बहुत ज्यादा सवालों के जवाब चैट में नहीं देना चाहता, नहीं तो ये बात कभी खत्म नहीं होगी और चिट चिट चलता रहेगा। लेकिन जहां से भी इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण बच्चों को फर्क पड़ रहा है, प्लीज हमको कंप्लेंट भेजिए। कमीशन इज देयर, हम लोग इन सवालों के जवाब देने के लिए और लोग बच्चों की मदद करने के लिए यहाँ पे उपलब्ध है। कमीशन ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है जो भारत सरकार को हम लोग सजेस्ट करने जा रहे हैं। वो फाइनल ड्राफ्ट हमारा तैयार हो गया है, और जितनी बातें इस फैक्ट शीट में है, जैसे कि एस्टेब्लिश सिस्टम टू मॉनिटर गर्ल्स री एनरोलमेंट मैंडेटेड बाय एनईपी। एनईपी में ये कैसे होगा, इसके लिए हमारा सजेशन है कि एक गाइडलाइन बने, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बने कि री एनरोलमेंट कैसे कैसे होगा। स्टेक होल्डर्स की, ड्यूटी बेयरर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें तय की जानी चाहिए। ये जो नेशनल जेंडर रिस्पॉन्सिव एंड ऑपरेशनलाइज द एनईपी जेंडर इंक्लूजन फंड की जो बात कही है आपने, ये बिल्कुल ठीक है। ये जेंडर इंक्लूजन फंड कहाँ से कितना कितना पैसे लेकर बनाया जा सकता है, वो सजेशन कमीशन अपने देने जा रहा है सरकार को। और ये जो मार्जिनलाइज्ड बच्चे हैं, उनकी पहली बार इस पॉलिसी में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ठीक बात हो रही है कि कहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कारण वो मार्जिनलाइज्ड है, कहाँ माइनॉरिटी होने के कारण वो मार्जिनलाइज्ड है, कहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और माइनॉरिटी दोनों को बिलोंग करने के कारण लड़कियां एजुकेशन से सबसे ज्यादा पीछे हैं। उन एरियाज की मैपिंग करके, उनको आइडेंटिफाई करके, और वहां पर हमको ज्यादा ताकत से काम करने की जरूरत है। कमीशन इन सभी इंटरवेंशंस पे अपनी रिकमेंडेशन सरकार को देने जा रहा है, और आपकी ये फैक्ट शीट निश्चित रूप से हमको सहायता देगी अपनी रिकमेंडेशंस को फाइनलाइज करने में। आपसे बस मैं आपकी वाणी को विराम देते हुए यही गुजारिश करूंगा कि कमीशन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए, हम लोगों को काम पे लगाइए। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा आप शिकायतें भेजेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंक जी, आप हम लोगों के बीच आए और आपने हम सहमति दर्ज की, अपनी दिखाई, अपना इंटरेस्ट दिखाया इस रिलीज करने के लिए फैक्ट शीट को। और हमें उम्मीद है कि फैक्ट शीट को, इस गर्ल्स एजुकेशन के काज को आगे बढ़ाने में आप पूरी तरह से इस मूवमेंट को मदद करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक बैक टू स्कूल कैंपेन शुरू किया है पूरे देश में। और उस बैक टू स्कूल कैंपेन में उन बच्चों को जो कि ड्रॉप आउट के जिनके खतरे हैं और बढ़ गए हैं इस कोरोना क्राइसिस की वजह से, उन बच्चों की लर्निंग डिसकंटिन्यू न करे, इसके लिए देश भर के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पूरा एक कैंपेन चलाएंगे। कम्युनिटीज के साथ मिलकर के, वहाँ के जो एजुकेशन के में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, लोकल बॉडीज के साथ मिलकर के, अधिकारियों के साथ मिलकर के, ये बैक टू स्कूल कैंपेन को हम चाहेंगे कि एनसीपीसीआर पूरी तरह से अपनी बैकिंग दे, अपनी ताकत। अमरीश भाई, मैं बस यहाँ पे ये अर्ज करना चाहूंगा, आप जब बोलेंगे हम 1 to 1 एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठकर हमारे प्लान को और आपके प्लान के बीच में से क्या निकल सकता है, कैसे हम वल्नरेबल बच्चों की मैपिंग कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स उनको पहुंचा सकते हैं, हम 1 to 1 करेंगे। एक एनजीओ के साथ बैठ के अलग अलग करने को तैयार है। जब हमसे बोलेंगे हम तब आप लोगों के साथ बैठते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। और अब इसके बाद हम सब लोग जो है अब अगले, नमस्कार, मैं अब अगले पैनल की तरफ जाते हैं। और हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको पूरा जो उम्मीद है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से बच्चों की दुनिया को खुशहाल करने के लिए, उनकी पढ़ाई को जारी रखने के लिए हम लोग पूरी तरह से आपको मदद करने को तैयार हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले
इस वेबिनार की अगली श्रृंखला के रूप में पैनल डिस्कशन के लिए आमंत्रित करता हूं। आज के इस पैनल डिस्कशन के मॉडरेटर एंजेला तनेजा को। एंजेला तनेजा काफी परिचित नाम है और शिक्षा के क्षेत्र में ऑक्सफैम के लीड हैं। वो एजुकेशन, हेल्थ और इस तरह के जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, और हमारे फोरम के साथ शुरू से जुड़ी हैं और एक वन ऑफ द फाउंडर हैं। तो मैं अंजला तनेजा को दावत दूंगा, उनको अनुरोध करूंगा कि वो आए और पैनल को इंट्रोड्यूस भी करें और आज के इस वेबिनार के जो पैनल डिस्कशन है उसको आगे बढ़ाएं। एंजेला तनेजा, एंजेला आज